हेलो। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना रिवीजन। सो चलते हैं वेबसाइट पे जहाँ से हम रेफरेंस लेंगे। तो आज हम HTML पढ़ने वाले हैं और अपने आते हैं कोड के अंदर। सो एक फोल्डर खोलना पड़ेगा उसके लिए हमें। लेट्स गो हेयर। कोड के अंदर HTML बना हुआ है फाइल पे, क्या बात है। चलो इसी को ओपन करते हैं। ओपन विथ कोड। लेट्स गो देन। बढ़िया। इसको बंद करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर HTML पढ़ेंगे अभी। अ, अभी कितना टाइम हो रहा है? 2 मिनट बाद स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। तब तक पानी वानी पी लीजिए, रेडी हो जाइए, लंबा क्लास चलेगा। हम पूरा HTML आज खत्म करेंगे विथ कोड और हर एक चीज। सो लेट्स बिगिन। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। ओके सो HTML आई थिंक बहुत लोगों को पता होगा। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो क्या हम सिर्फ फुल फॉर्म पढ़ने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ फुल फॉर्म नहीं पढ़ना। हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे पूरा HTML होता क्या है, क्यों यूज करते हैं। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो ऐसा समझिए जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या है, लाइक पहले तो हमारा हड्डी है जिसको बोन बोलते हैं, मतलब स्केलेटन अगर पूरा बोले तो, ठीक है। उसके अलावा मसल्स है जो कवर करती है, फिर ऊपर से स्किन है जो उसको अच्छे से दिखाती है। और बाद में हम क्या करते हैं, हमारे पास दिमाग है तो हम फंक्शन भी कर सकते हैं, जैसे बोलना, चलना, उठना, बैठना। प्रोग्रामिंग में भी सेम चीज़ अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो जो आपका स्केलेटन है वो HTML है, यानी स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि कैसे क्या कहाँ पे रहेगी। CSS की बात करें तो वो मसल्स की तरह है जो सुंदर बनाता है, चीज़ों को सुंदर दिखाता है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट जो होता है वो ऐसा समझिए आपके अंदर फंक्शन डालता है, ठीक है, आपके वेबसाइट के अंदर। लाइक इंटरेक्टिव बनाता है, बटन पे क्लिक करने पे क्या होगा क्या नहीं होगा, रिडायरेक्शन वगैरह करता है, पेज चेंजेस, बहुत सारी चीज़ें करता है। वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होता है। तो वो बाद में पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, CSS। फिलहाल हम HTML ही पढ़ेंगे। स्केलेटन कैसे तैयार करते हैं, उसके लिए क्या क्या आते हैं। तो देखो HTML में मेनली टैग्स का काम है। अभी मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊँ, सपोज एक वेबसाइट है, 1 सेकेंड, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे जाएं, इंस्पेक्ट करें, तो हमें ये पूरा टैग मिलेगा। लाइक एक हेड टैग है, बॉडी टैग है, HTML टैग है। और HTML टैग के अंदर हमारा पूरा वेबसाइट आता है। उसके अंदर हेड टैग है जिसके थ्रू ये दिख रहा है, बॉडी टैग है जिसके अंदर पूरा हमारा वेबसाइट का कंटेंट रहता है। इसके अंदर डिव बने हुए हैं, हेडर है, मेन है, सेक्शंस है, फूटर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये बॉडी के अंदर रहती है जिसके थ्रू ये पूरा पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मेनली मतलब HTML के अंदर टैग्स ही रहते हैं जिसको यूज करके हम बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, ठीक है। टैग्स पे ही बेस्ड होता है। तो हम भी स्टार्ट करते हैं भाई टैग यूज करना। सो ये बेसिक कोड रहता है। अगर मैं इसको हटाऊँ तो क्या रहता है, हमारे पास HTML रहता है और ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग है। स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में हमारा कंटेंट रहता है। कोई भी टैग होता है तो स्टार्ट होता है तो बंद होता है, ठीक है। और ऐसा भी रहता है। और कुछ कुछ टैग्स ऐसी ऐसी होती है जो सेल्फ क्लोजिंग होती है। सेल्फ क्लोजिंग कहने का मतलब कि वो स्टार्ट होती है और तुरंत बंद हो जाती है, लाइक ऐसे। लेकिन HTML जो है वो सेल्फ क्लोजिंग नहीं होता है। कुछ टैग होती है, जैसे इमेज टैग हो गया, आगे पढ़ेंगे। अगर आपको फोटो इमेज लगानी हो तो इमेज टैग का यूज करते हैं, तो वो सेल्फ क्लोजिंग होती है। लेकिन बाकी अधिकतर तो टैग को आपको बंद करना पड़ता है, ठीक है। सो HTML टैग के अंदर हमारे पास हेड टैग होता है, ठीक है। और
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बॉडी टैग होता है, ठीक है। और बॉडी टैग के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, हेडर बना सकते हैं, ठीक है। हेडर के अलावा यहाँ पे आप मेन बना सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फुटर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें आप कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे हमारा बॉडी है और बॉडी के अंदर इतनी चीज़ें हैं, लेकिन आप इतना समझिए कि बॉडी जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हम बात कर रहे थे यहाँ पे टैग्स के बारे में। तो हेड टैग होता है, बॉडी टैग होता है। तो हेड टैग के अंदर वो चीज़ आती है जो वेबसाइट के टॉप पे दिखती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिखा है पंडित शॉप सॉल्यूशन। तो ये टॉप पे जो लिखा हुआ है, इसके अंदर एक यहाँ पे आपको आइकन भी दिख रहा होगा। तो ये सभी चीज़ें हेड टैग के अंदर रहती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हेड टैग के अंदर हम रख सकते हैं, जैसे कि लिंक वगैरह हो गया। तो आगे आपको पता चलेगा क्या क्या रख सकते हैं। ऐसे में बता रहा हूँ थ्योरी की तरह, तो आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, बट जब हम एक्चुअली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो समझ में आएगा। बस मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ऐसे ऐसे हो सकता है, बस इतना याद रखिए। आपको रटने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है। आपको खुद पे खुद याद आ जाएगा, कुछ दिन बाद क्या होगा, याद हो जाएगा दिमाग के अंदर कि कहाँ क्या रहने वाला है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, वैसे आपको याद हो जाएगा सारी चीज़ें। तो बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। सो इसको करते हैं कट, आते हैं और हम अपना नॉर्मल कोड जनरेट करते हैं। शिफ्ट और वन को प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है, एस्ट्रॉफी इसको बोलते हैं। और यहाँ से हम एंटर करेंगे तो हमारा पूरा एक कोड आ जाता है, जिसके अंदर आपको टाइटल दिखने को मिलता है। टाइटल वो चीज़ होती है जो टॉप पे दिखती है। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक HTML लिख सकते हैं, HTML। तो आपको टॉप पे HTML लिखा हुआ मिलेगा। 1 सेकेंड। अभी क्या है, हमारे पास एक्सटेंशंस आते हैं, अभी इस कोड यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक आता है लाइव सर्वर करके। आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर किए हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद जब आप फाइल के अंदर आके राइट क्लिक करेंगे तो आपको ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से लाइव जाएंगे तो हमें अपना पेज मिल जाएगा। अभी तो खाली है क्योंकि हमने पेज पे तो कुछ लिखा नहीं है, लेकिन टॉप पे हमने HTML अभी चेंज किया तो देखो यहाँ पे HTML लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये HTML ये टाइटल चेंज करने से हो रहा है। आज का अगर डेट लिख दे तो आज 21 फरवरी है, ठीक है। तो वो भी अगर लिखेंगे तो वो भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइटल आप चेंज कर सकते हैं। टाइटल क्यों यूज किया जाता है, ताकि हमारा पूरा जो पेज का कंटेंट है वो डिफाइन हो सके कि किसके बारे में है, ठीक है। जैसे आप कोई भी टॉपिक लिखते हो तो उसका टाइटल लिखते हो ना, कि आज हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं तो फिजिक्स में कुछ अलग पढ़ने वाले हैं, मैथ पढ़ने वाले हैं तो मैथ में कुछ पढ़ने वाले हैं। उसका एक टाइटल होता है। सेम टू सेम हर एक वेबसाइट का और उसका पेज का एक टाइटल रहता है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही थ्योरी हो गया, अब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें बात करते हैं। चलो ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सो हाँ, अभी तो मैंने ये बताया नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। ये देखो, ये लिखा है डॉक्यूमेंट टाइप यानी डॉक टाइप। HTML कहने का मतलब ये डिफाइन कर रहा है कि हमारा जब जो फाइल है वो किस में है, तो HTML कोड के अंदर ये लिखा गया है, ठीक है। HTML की फाइल है, जैसे कि यहाँ पे .html लिखा है, यहाँ पे .htm भी लिख के HTML फाइल सेव होता है। वैसे ही आपने देखा होगा कि अगर गाना हो तो MP3 लिखा रहता है, मूवीज हो तो MKV होता है, MP4 होता है, ऐसे करके एक्सटेंशंस होते हैं। तो यहाँ पे HTML से सेव किया गया है और ये HTML फाइल है, लेकिन फाइल के अंदर भी बताया जा रहा है कि HTML ये हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से HTML टैग स्टार्ट हुआ है, ये वाला लाइन से। और इसका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में है, देखो LANG लैंग, इसको पूरा नहीं लिखा गया, लैंग लैंग लिखा गया है, यानी लैंग्वेज। और ये EN मतलब इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लैंग्वेज में कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हम इंग्लिश ही यूज करेंगे, ठीक है। और ये हेड जो होता है, इसके अंदर आप मैंने बताया आपको कि बहुत सारी चीज़ें रखी जाती है, जैसे टाइटल हो गया जो टॉप पे दिखती है, कुछ लिंक करने का हो वो यूज करते हैं। तो लिंक वाला पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, जब CSS स्टार्ट करेंगे तो लिंक कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। आइकन यूज करना हो तो यहीं पे किया जाता है, ठीक है। हाँ, आइकन के लिए भी वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, आइकन कैसे यूज करना है।
और ये मेटा डेटा है। मेटा डेटा यानी कि डेटा अबाउट डेटा, जैसे कि हमारा पेज के बारे में बताया गया है कि जो हमारा नेम है वो व्यू पोर्ट है। ठीक है, व्यू हम इसको कर सकते हैं। इसका कंटेंट में कंटेंट कैसा दिखेगा, तो इसका विड्थ जो होगा डिवाइस के विड्थ के बराबर होगा, मतलब चौड़ाई उसका। इनिशियल स्केल क्या रहेगा, 1 रहेगा, यानी कि ना ज़्यादा बड़ा दिखेगा। जूम आउट और जूम इन कुछ नहीं है, मतलब जितना रहेगा उतना दिखेगा। और ये कैर सेट दिया गया UTF-8। UTF-8 एक कोड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड का है। और ये यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मेटा डेटा है, और उतना नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। इसका कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, मतलब कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं क्यों यूज किया जाता है, बस इसी के लिए। ठीक है, तो हेड टैग के बारे में आई थिंक आपको पता लग गया होगा। बॉडी के बारे में बात करते हैं, तो बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे हेलो, हाउ आर यू, कुछ भी। ठीक है, वो यहाँ पे शो करेगा। देखो, हेलो, हाउ आर यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ हम बॉडी के अंदर ऐसे ही कंटेंट लिखते रहते हैं क्या, यहाँ पे कुछ भी ऐसे नहीं। इसके अंदर टैग्स आते हैं, और टैग्स के अंदर हम चीज़ें लिखते हैं। ओके, टैग्स के अंदर लिखते हैं। टैग्स क्या होता है? ओ भाई, टैग ही तो यूज कर रहे हो उसमें से। देखो, बॉडी है, ये भी एक टैग ही है, लेकिन इसके अंदर भी टैग होता है। टैग के अंदर टैग के अंदर टैग, ऐसे करके हम लिखते जाते हैं, हायरार्की बनाते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं? अभी देखो, ये जितने भी चीज़ें दिखती है वेबसाइट के ऊपर, सभी किसी ना किसी एलिमेंट के अंदर होती है। जैसे अगर मैं इसी वेबसाइट को खोलूँ, इसको इंस्पेक्ट करूँ, और यहाँ पे इस वाले सिलेक्टर के ऊपर जाऊँ, अभी देखो, यहाँ पे ये C++ लिखा है, सी लिखा है, CSS, PHP, जावा, पाइथन, ये सब एक एलिमेंट ही है। मतलब वो लिखा कुछ भी हो, लेकिन एक एलिमेंट है। जैसे जिस पे मैं हॉर कर रहा हूँ, एक वहाँ पे रेक्टेंगल बन जा रहा है, रेक्टेंगल। और वो रेक्टेंगल इसलिए बन रहा है क्योंकि वो एक अलग एलिमेंट है। अभी देखो, ये सारा कुछ, अभी ये इतना बड़ा एलिमेंट है। देखो, पूरा जितना ये ग्रीन टाइप का हुआ है ना, स्काई ब्लू जो भी है, इतना बड़ा एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐड लगा होगा। ये हमारा एक, ये तो एलिमेंट लिखा भी है। ये एक पूरा एलिमेंट है, जिसमें दो, ये एक बटन है और ये एक बटन है, दो बटन है, पूरा एलिमेंट है, डिव है। तो ऐसे करके एलिमेंट्स रहते हैं। और एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो एट्रीब्यूट के बारे में बात करते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट, 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 ये देखो, ये एट्रीब्यूट है। कहने का मतलब, अगर हम टैग ना पढ़े तो हमें एट्रीब्यूट नहीं समझ में आएगा। हम यहाँ पे हेडिंग के अंदर जाते हैं, हेडिंग टैग पढ़ते हैं। अभी देखो, हेडिंग टैग क्या होता है। हेडिंग टैग, जैसे आप कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हो तो हेडिंग डालते हो ना, वैसे ही हम प्रोग्रामिंग में भी हेडिंग डालते हैं। ठीक है, कोई भी कंटेंट स्टार्ट करने से पहले हेडिंग डालते हैं। या फिर नॉर्मली अगर किसी चीज़ को, कुछ को बड़ा दिखाना हो, या फिर उसका प्रायोरिटी, सर्च इंजन जब आता है उसके अंदर उसका प्रायोरिटी ज़्यादा डालना हो, तो हम हेडिंग यूज करते हैं। उसमें H1 से लेकर H6 तक रहता है। ठीक है, H1 में मैं लिखूँ हेलो, तो ऐसे ये बड़ा दिखेगा थोड़ा। मैं वेबसाइट पे दिखाऊँ तो ये देखो, हेलो कितना बड़ा दिख रहा है। ठीक है, और इसके नीचे अगर मैं यहाँ पे आऊँ, H2 करूँ, इसके नीचे आऊँ, इसको H3 करूँ, इसके नीचे आऊँ, इसको H4 करूँ, तो ये छोटा होता जाएगा। देखो, बड़ा, छोटा, छोटा, छोटा। तो सिर्फ ये साइज का बात नहीं है, साइज तो आप CSS में से चेंज कर सकते हो। ये प्रायोरिटी की बात होती है। प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता, यानी दिखेगा कैसे, कौन पहले आएगा सर्च इंजन में। ठीक है, तो H1 डालने पे होता ये है कि इसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहता है, और H1 में हम वही चीज़ें डालते हैं जो हमारा मेन होता है। जैसे अगर हम समझिए मैथमेटिक का कोई टॉपिक अपने वेबसाइट के ऊपर डाले हैं, तो हम H1 के अंदर डालेंगे मैथमेटिक के अंदर का जो टॉपिक है, लाइक ट्रिग्नोमेट्री, तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को H1 में रखेंगे। लेकिन वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला है, तो हम उसको H2 या H3 के अंदर लिख सकते हैं, या पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये पैराग्राफ क्या होता है, ये भी दिमाग में आया होगा। तो देखो, ये हेडिंग टैग होगा, अच्छे पता चल गया आपको हेडिंग डालने के लिए। वैसे ही आपको अगर कुछ ज़्यादा बड़ा कंटेंट लिखना हो तो आप पैराग्राफ यूज़ करते हो, ये पी से होता है। पी से पैराग्राफ, हाँ, इसमें कुछ भी लिख सकते हो। लाइक अपने बारे में, या फिर किसी कंटेंट के बारे में बड़े बड़े चीज़ें लिख सकते हो। सपोज मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो एक VS कोड में फीचर आता है लोरेम करके, लोरेम। और जितना आपको वर्ड जनरेट करना हो, रैंडम वर्ड, लाइक मैं 10 जनरेट करना चाहता हूँ, तो लोरेम 10 लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो 10 यहाँ पर रैंडम नंबर, मतलब रैंडम वर्ड्स जनरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ है, इसके नीचे ये दिख रहा है। ठीक है, और एक और बात मैं बता दूं,
जिस तरीके से आप रखोगे बॉडी के अंदर, ये बॉडी आपको दिख रहा है, इसके अंदर मैंने पहले H1 रखा तो पहले H1 दिख रहा है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ, देखो अभी पैराग्राफ ऊपर आ गया तो पैराग्राफ ऊपर दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे बॉडी के अंदर एलिमेंट्स को रख रहे हो। एलिमेंट्स याद आ गया? हाँ, तो यही एलिमेंट्स है। ये एक पैराग्राफ ही एक एलिमेंट है, ये H1 जितने भी दिख रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, ऐसे 6 एलिमेंट यहाँ पे और एक ये 7 एलिमेंट, इसको एलिमेंट ही बोलते हैं। और एलिमेंट सब ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एट्रीब्यूट देखे थे कि एट्रीब्यूट क्या होता है। ठीक है, अभी आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा होगा कि हम लिंक होता है और उस पर क्लिक करते हैं तो हम किसी और वेबसाइट पे चले जाते हैं। तो ये कैसे होता है, तो कभी सोचा आपने? वो एंकर टैग रहता है। एंकर टैग ए से सूचित किया जाता है, इसको ए से। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास एक लिंक होता है। एचरेफ के अंदर हम लिंक डालते हैं। ठीक है, और लिंक के अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे डालता हूँ कुछ भी अपना अपना वेबसाइट ही डाल देता हूँ। ठीक है, मेरा अपना वेबसाइट डाल देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम लिख देंगे, कुछ भी लिखेंगे लिंक, और ये लिंक हमारा लिंक बन जाएगा। और ये जो एचरेफ दिख रहा है ना, यही है एट्रीब्यूट। कहने का मतलब सिर्फ यही एट्रीब्यूट नहीं है, किसी भी टैग के अंदर अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हो किसी भी चीज़ के अंदर, लाइक इमेज जब यूज करेंगे इमेज वाला, तो उसमें हम उसका सोर्स देते हैं, उसका अल्टरनेटिव देते हैं, तो वो भी एट्रीब्यूट है। तो ये एचरेफ है, ये एक्स्ट्रा चीज़ है इसके अंदर, ये लिंक के अंदर। देखो टैग कैसे होता है, टैग हमारा होता है स्टार्ट हुआ और एंड हुआ, लेकिन देखो सब में क्या है, स्टार्ट हो रहा है एंड हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ डाले थे जैसे एचरेफ, तो ये एक एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, और इसी एट्रीब्यूट की वजह से हम किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं अपने लिंक। लिंक है, देखो ये लिंक आया, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये लोड लेगा थोड़ी देर, अभी नेटवर्क थोड़ा स्लो होगा तो, लेकिन ये किसी अलग वेबसाइट पे मुझे लेके चला जाएगा। अभी देखो ये खुल रहा है, अभी पंडित डॉट ऑनलाइन करके वेबसाइट है, तो ये खुलेगा। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रहा है वैसे। ठीक है, वो खुल रहा है, तब तक हम आगे देखते हैं। हाँ, पैराग्राफ के बारे में बात कर लिया, स्टाइल के बारे में बात करते हैं थोड़ा। इतना टाइम तो नहीं लगाना चाहिए। 1 सेकेंड, मे बी माई इंटरनेट इज़ वेरी स्लो। ओके, सो ये वेबसाइट हमारा लोड हो चुका है, अभी इंटरनेट में थोड़ा थोड़ा फास्ट हुआ तो ऐसे हम अभी बैक करूँगा तो हम फिर से अपने उसी हेलो वाले जो हमने बना था उस पे आ गए। ठीक है, तो अभी स्टाइल के बारे में बात करते हैं। एट्रीब्यूट क्लियर हो गया, एलिमेंट क्लियर हो गया, हेडिंग, पैराग्राफ। स्टाइल बात करते हैं। स्टाइल का क्या मतलब है, हम स्टाइलिंग कर सकते हैं। स्टाइलिंग वो कैसे होता है? स्टाइलिंग करने का मतलब, आपने भी तो स्टाइल कभी किया होगा अपने आप को, लाइक बाल अच्छे से कटवा के आए होंगे बार्बर से, मस्त परफ्यूम लगाया होगा, अच्छे मस्त नए कपड़े पहने होंगे स्टाइलिश। तो क्या एलिमेंट्स को भी स्टाइल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। देखो कितना भद्दा दिख रहा है, ये देखो इसका ब्लैक कलर है, इसका भी ब्लैक कलर है, इतना बड़ा दिख रहा है, ना कोई बैकग्राउंड कलर है, बिल्कुल वाइट, ब्लैक एंड वाइट, टीवी की तरह दिख रहा है। इसको चेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पे इस स्टाइल नाम का एक एट्रीब्यूट आता है, स्टाइल। स्टाइल, STY, स्टाइल। और इसके अंदर हम इसका लिखेंगे कलर, और इसका कलर लिखेंगे रेड, तो ये लाल हो जाएगा, बिल्कुल लाल। ओ माय गॉड, क्या बात है, लाल हो गया, हाँ भाई लाल हो गया। तो क्या सभी का कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, सभी का कर सकते हैं, लेकिन उसके टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा मतलब क्या, तो इसके लिए फिर हम कैसे टाइम बचा सकते हैं? उसके लिए बहुत सारी चीजें आती है, ये हम CSS में पढ़ेंगे। बस मैं आपको यहाँ पे इतना बता रहा था कि स्टाइल कर सकते हैं। ओके, तो CSS का काम होता है स्टाइलिंग, हाँ। तो हम HTML में नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे मतलब थोड़ा बहुत, अभी मैं आपको दिखाया ना लाल कलर करके, हाँ ऐसे ही बस। वैसे ही CSS के थ्रू बहुत अच्छे से इफिशियंट तरीके से कर सकते हैं। मतलब तीन तरीके आते हैं करने का।
वो हम CSS पढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं सारी चीज़ें, स्टाइलिंग इसका, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम CSS के अंदर, ठीक है। बढ़िया बढ़िया। चलो तब तक मैं कमेंट्स के बारे में बताता हूँ, कमेंट्स क्या होता है। अभी देखो, कभी कभी कोड में क्या होता है कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन रखनी होती है, लाइक अभी देखो हम ही तो डेवलपर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि हमारे बाद कंपनी हमको हटा दे और किसी और डेवलपर को रख दे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कोड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन रखे जाते हैं, ताकि जब कोई नया बंदा है तो उसको परेशानी ना हो। और सोचेंगे कि मैं तो नहीं रखूंगा, मैं तो उसको परेशान करूंगा। देखो अच्छा इंसान बनो, ऐसा नहीं करते। मतलब अगर आपको जो लगता है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी चाहिए तो आप दे सकते हो। वो कैसे? डबल, यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश देने पड़ेंगे, या फिर एक और तरीका आता है HTML के अंदर देने का, ये वाला, ठीक है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ और कंट्रोल ये करूँगा, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश, तो ये आ जाता है कमेंट करने का। ये देखो, मल्टी लाइन कमेंट इसको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे स्टार्ट होता है। एक हमारे पास लेस देन रहेगा, फिर एक स्ट्रॉफी और दो हाइफन, और उसके बाद हमारा जो कंटेंट रहता है वो रहता है। और लास्ट में जहाँ पे इसको क्लोज करना होता है वहाँ पे दो आइफन और एक ग्रेटर देन यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर इसको अनकमेंट करना होगा तो कर्सर यहाँ पे लाएंगे जहाँ पर भी इस लाइन में, और यहाँ पे कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो ये अनकमेंट हो जाएगा। और मैनुअली करना हो तो हम डबल स्लैश लिखेंगे। तो अभी क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि डबल स्लैश आगे करना होता है यहाँ पे, अभी ये कमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये रहता है। तो हम यहाँ पे डबल स्लैश लिख के और कुछ भी लिख सकते हैं, हेलो वगैरह कुछ भी। और ये हेलो जो है वो आपको नहीं दिखेगा आपके वेबसाइट पे। देखो, ये हेलो नहीं दिख, 1 सेकेंड, ये हेलो वैसे नहीं दिखना चाहिए। ये हेलो दिख क्यों रहा है? ओके, सो क्या HTML के अंदर ये काम नहीं करता क्या? मल्टीपल लैंग्वेज सीखने का यही मतलब क्या बोलते हैं, दुख है। कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है चीज़ें। समझा मैं। नहीं कर सकते। तो ऐसा हम CSS के अंदर कर सकते हैं शायद। क्या है कि अभी HTML के अंदर सिर्फ यही तरीका चलता है, ये वाला, ठीक है। तो ऐसा इधर शायद हम नहीं कर सकते। और मे बी ये भी नहीं कर सकते जहाँ तक मुझे लगता है। आजा भाई, हेलो, ये भी नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये CSS का पार्ट है। CSS में कमेंट का अलग तरीका होता है, HTML में अलग होता है। तो HTML में करने के लिए ये तरीका यूज करेंगे। आपको दिख रहा है ये साइन स्टार्टिंग में और ये एंड में। अगर फास्ट करना हो तो यहाँ पे कर्सर रखिए, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट हो जाएगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से दोबारा से अनकमेंट हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की बात करते हैं, जिसमें बहुत सारे टैग आते हैं जिसका हम यूज करके कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड दिखाना हो तो B टैग यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हो तो हम इसको स्ट्रॉन्ग टैग यूज करके दिखा सकते हैं, इटैलिक दिखाना हो तो I टैग यूज करके दिखा सकते हैं। एम्फेसाइज टेक्स्ट हो, एम्फेसाइज मतलब हम जोर दे के बोलना चाहते हैं किसी टेक्स्ट को, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट ही होता है बट उसको हम यूनिक दिखाना चाहते हैं तो EM का यूज कर सकते हैं। मार्क का यूज करते हैं अगर उसको हमको मार्किंग करना हो तो मार्क रहता है। तो स्मॉलर का स्मॉल यूज करेंगे तो छोटा टेक्स्ट हो जाएगा। डिलीट टेक्स्ट का यूज करेंगे तो डिलीट में क्या होता है, एक बीच में से लाइन आ जाती है। इन अभी क्या इन सब का हम यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतरीन समझ में आएगा। इसको हम करते हैं कॉपी और इधर आते हैं, अपने लिंक के नीचे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। इसको करते हैं ओके। सो हमें ये सारा चीज़ हटाना पड़ेगा, ये भी, एवरीथिंग। फिर तो फायदा ही नहीं हुआ यार। मतलब मैं सोच रहा था चलो ठीक है, सब में हेलो लिखते हैं और देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है सभी के अंदर, ठीक है, ताकि आपको पता चले। हाँ, स्मॉल हेलो, यहाँ पर भी हेलो, और यहाँ पर भी हेलो लिखेंगे। भाई कितना हेलो करेगा यार, बहुत ज़्यादा।
बहुत ज़्यादा हेलो करूँगा, बहुत ज़्यादा। बस हो गया भाई, अब नहीं करूँगा, कुछ ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग मैंने इसका कर लिया और अभी हम इसको देखते हैं भाई। हाँ, ये रहा। देखो लिंक के बाद से कितने हेलो दिख रहे हैं छोटे छोटे। ये सभी हेलो उसी का कमाल है जो अभी हम यहाँ पे यूज किए हैं। ये देखो, बी से बोल्ड टैग से ये बोल्ड हुआ है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग टैग से भी बोल्ड हुआ है, लेकिन दोनों से बोल्ड क्यों, देखो डिफरेंस हल्का सा है। बी से बोल्ड तो होगा, लेकिन जब हम सर्च इंजन वाला बात कर रहा है, एसईओ वाला, तो वहाँ पे बी टैग यूजफुल नहीं रहता है। पे स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया जाता है। कहने का मतलब अगर किसी टेक्स्ट को इंपॉर्टेंट दिखाना है कि ये सर्च इंजन में आए, टॉप पे दिखे, तो स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे इटैलिक टैग है, और ये हमारा एम्फेसाइज है, ठीक है। ये मार्क टैग है। और ये कौन सा टैग है भाई, मार्क के बाद हमने क्या यूज किया है, स्मॉल यूज किया है। हाँ, थोड़ा स्मॉल हुआ है। देखो पहले वाले से इससे थोड़ा इसका साइज छोटा स्मॉल है। ये डिलीट टैग है। डिलीट टैग में क्या होता है, बीच में से क्रॉस आ जाता है, देखो बीच में से क्रॉस आ गया तो डिलीट टैग है ये। वैसे ये हमारा जो अंडरलाइन टैग है, अंडरलाइन यूज किया है। हाँ, ये अंडरलाइन टैग, इसको हम यू से भी यूज कर सकते हैं। इसको इंसर्ट यू से कर सकते हैं ना, हाँ यू से कर सकते हैं। हाँ देखिए यू से भी हो जा रहा है। बट ये कौन सा टैग यूज किया था यहाँ पे, आई एन एस इंसर्ट है क्या। चलो जो भी ऐसे अंडरलाइन होता है, ठीक है। ये हमारा सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सब मतलब नीचे, सुपर मतलब ऊपर, ठीक है। तो सब स्क्रिप्ट में नीचे है और सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर है, थोड़ा ऊपर। कहने का मतलब आपने कभी देखा है ए के पावर बी, बी के पावर सी, तो वैसे में हम इसका यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ, सपोज मैं यहाँ पे H1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूंगा। इसके अंदर हम लिखते हैं 2, और यहाँ पे लिख देते हैं x। तो ये x की पावर नीचे आ जाएगा। और क्या दिख रहा है ये, हाँ ये देखो दिख रहा है, x2 आ गया। अगर स्क्वायर करना हो तो हम सुपर स्क्रिप्ट यूज करेंगे यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे H1, और लिखेंगे यहाँ पे x। इसको करते हैं हम लोग कट, और यहाँ पे आगे करेंगे पेस्ट, और हलो के अंदर लिखेंगे 2, तब ये ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो देखो log 2 सबसे बढ़िया रहेगा, x2 नहीं log 2। यहाँ पे log लिखते हैं, लॉग और उसके बेस में क्या रहता है, 2 रहता है, तो ये log 2 और ये एक्स स्क्वायर, तो ये भी कर सकते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का यूज करके, ठीक है। ये समझ में आया, आई होप आ गया होगा। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग्स हैं, आप कर सकते हो और प्रैक्टिस को ये कर सकते हो। हाँ आगे बढ़ते हैं। ये जूम आउट जूम इन है क्या, वही मैं बोलूँ इतना बड़ा क्यों दिख रहा है सब। हाँ जूम इन था। ठीक है। कोटेशन एंड क्या है सिटेशन एलिमेंट, ये क्या होता है, मतलब देखते हैं एक बार। देखो ये ब्लॉक कोड, क्यू, एड्रेस, साइट और ये वीडियो, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, समझ गया। कोटेशन डिफाइन करना होता है तो हम क्यू टैग यूज करते हैं। ओके, तो क्या क्यू से कोटेशन आ जाएगा, लेट्स सी। क्यू टैग यूज किया, लिखा हेलो, तो ये कोटेशन में लिख के आएगा क्या, डेफिनेटली आना चाहिए। हाँ आ तो रहा है, ये देखो यहाँ पे ये हेलो कोट्स में लिख के आया हुआ है। ठीक है, तो ये कोटेशन टैग है। ओके समझा। और ये क्या होता है, एब्रा टैग डिफाइन एन एब्रिविएशन और एक्रोनम लाइक HTML CSS मिस्टर डॉक्टर SP ATM। ओके ओके, सो हम इसके अंदर टाइटल रखते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज मैं इसको कॉपी करके एक बार रन करके देखता हूँ। लेट्स गो देयर हेयर, इसके नीचे आएंगे और ये पेस्ट करेंगे, इसको बंद करेंगे, देन गो टू आवर वेबसाइट, और हमें दिखेगा हूँ। तो इसके अंदर हमारे पास हाईलाइट हो क्या रहा है नीचे डॉट 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 में, और वो आ रहा है यहाँ से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको अगर मैं हॉवर करूँ तो कुछ आ रहा है क्या,
हाँ, ये फीचर है। समझो, यहाँ पे ये समझो, थोड़ा नया है। देखो हमें क्या है, यहाँ पे हु देना है, हु जो है वो विजिबल रहेगा पहली बार। लेकिन अगर हम हॉवर करेंगे हु के ऊपर तो हमें ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, जो कि टाइटल के अंदर दिया गया है कि ट्रिब्यूट है टाइटल, जो एब्रिविएशन नाम का हमारा एक टैग आता है उसके अंदर का है। ओके, समझा। एब्रिविएशंस। एड्रेस के अंदर आप अपना एड्रेस दे सकते हो, सिंपल सा है, ये तो अपना एड्रेस है। ये तो सबने यूज किया होगा, आई होप। ठीक है, इसको फॉर्मेट करते हैं और हमारा ये एड्रेस आ गया लिख के। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अभी देखो बी आर टैग इसके अंदर यूज किया गया, एड्रेस तो ठीक है एड्रेस के, लेकिन इसके अंदर बी आर क्यों यूज किया गया? बी आर होता क्या है भाई? देखो ब्रेक लेना होता है, ब्रेक लेना कहने का मतलब क्या, आप जब भी अपना पेन लेकर के कॉपी के अंदर लिखते हो तो एक टाइम के बाद क्या होता है, आपको लाइन चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आगे जगह नहीं रहता, खत्म हो गया पेज का लास्ट रहता है, तो फिर आप नीचे लाइन लेके आते हो, फिर नीचे से स्टार्ट लिखते हो। ऐसे ही करके आप पूरा पन्ना भरते हो। सेम भी यहाँ पर वैसे ही है। देखो हमने यहाँ से लिखा राइट रिटन बाय जॉन डो, लेकिन उसके बाद हमें क्या है, लाइन ब्रेक करना था। लाइन ब्रेक करने का मतलब नीचे से फिर लिखना था। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्या है, रिटन बाय जॉन डो के बाद फिर नीचे से लिखा गया विजिट अस एट, उसके बाद फिर ऐसे लाइन तोड़ तोड़ के लिखा गया। अगर मैं ये बी आर हटा दूं तो क्या होगा? देखो बी आर हटा दूं तो ये दोनों लाइन एक ही में आ जाएगा। अभी देखो रिटन बाय जॉन डो विजिटेड, ये दोनों एक में आ गए। तो इसको अलग अलग लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर टैग यूज किया जाता है, और ये सेल्फ क्लोजिंग होता है। सेल्फ क्लोजिंग के बारे में मैंने बात किया था स्टार्टिंग में। देखो यहाँ पे सिर्फ ये सिंगल टैग है, जैसे कि एड्रेस, देखो एड्रेस शुरू हुआ है तो एड्रेस बंद भी किया गया, लेकिन क्या है, ये बी आर शुरू हुआ है और बंद भी खुद ही हो गया। इसी को बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग। ठीक है, समझ गया, समझ गया। ओके, बढ़िया, वेल डन। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अब हम ये साइट की। ये क्या होता है वैसे? टैग डिफाइन द क्रिएटिव वर्क। ओके, सो ये क्रिएटिव वर्क दिखाता है। सपोज मैं अगर इसको कॉपी करके देखूं कि भाई ये क्या क्रिएटिव वर्क दिखाता है, सो विल नो कि ये क्या करता है। लेट्स गो हियर एंड देयर, स्क्रीन बाय पेज। कुछ तो नहीं फर्क दिखा, कुछ दिखा क्या? अच्छा ये साइट के अंदर है द स्क्रीन, तो इसके अंदर कुछ दिखेगा क्या? ओ भाई कुछ तो दिखा। चलो यहीं पे देखते हैं भाई ये क्या दिखाना चाहते हैं। A person name is not the title of a work. A text in the site element usually render in italic। ठीक है, तो ये इटैलिक में रेंडर होता है, तो क्या ये इटैलिक दिख रहा है हमारे वेबसाइट पे? इटैलिक दिख रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा इटैलिक है, 10 साइड जो है इटैलिक तो दिख रहा है। ठीक है, बहुत माइनर सा है, इतना माइनर सा है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, लेट मी जूम इट। अभी देखो थोड़ा सा इटैलिक दिख रहा है, अगर मैं ये हटा दूँ, साइट हटा दूँ यहाँ से, ये साइट हटा दूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो ये पूरा टी जो है स्ट्रेट हो गया, पूरा स्ट्रेट। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ और इसको क्या करूँ, जैसा था वैसा करूँ, तो अभी देखो ये टी जो है थोड़ा सा टिल्ड हो गया, यानी इटैलिक हो गया। तो ये है डिफरेंस। ओके, ठीक है, साइट का यूज इसलिए किया जाता है। वीडियो क्या है भाई? ओवरराइड करंट टेक्स्ट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। बाई डायरेक्शनल ओवरराइड वीडियो होता है, और इसका यूज किया जाता है ओवरराइड करने के लिए, यानी कि कोई टेक्स्ट पहले से लिखा हो और उसको अगर हम ओवरराइड करना चाहते हैं, ऊपर से फिर दोबारा उसको लिखना चाहते हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं। दिस टेक्स्ट विल बी रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्या बात है, आरटीएल, राइट टू लेफ्ट। हम इसको लेफ्ट टू राइट करें तो लेफ्ट टू राइट, क्या ये वर्क करेगा? चलो कर तो रहा है। दिस टेक्स्ट इज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब ये राइट टू लेफ्ट नहीं, लेफ्ट टू राइट है, तो हम इसको राइट टू लेफ्ट ही रहने देते हैं। क्या टॉप टू बॉटम हो सकता है? टॉप टू बॉटम, बॉटम, लेट्स सी, ऐसा वर्क नहीं कर रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम नहीं, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। सो हम राइट टू लेफ्ट
लेफ्ट टू राइट करते हैं, लेफ्ट टू राइट। कुछ भी कर देते हैं यार, जो पहले था वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब आप टेक्स्ट को उल्टा दिखा सकते हो इस तरफ से ऐसे, ठीक है। ये वीडियो से बाई डायरेक्शनल, जो भी है बाई डायरेक्शनल ओवर राइट की वजह से, ठीक है। कमेंट्स के बारे में हमने देख लिया, यहाँ पे आगे देखते हैं। ये देखो कमेंट्स कैसे किया जाता है, मैंने बता ही दिया आपको। और डबल लाइन वाला कमेंट नहीं यूज किया है। चलो कलर्स देखते हैं। कलर्स, ये कलर्स होते हैं आपको पता है, और कलर्स के बारे में हम सीएसएस में पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। हम एचटीएमएल में नहीं पढ़ेंगे, सीएसएस ये भी नहीं पढ़ेंगे, लिंक्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइपर लिंक, चलो हाइपर लिंक के बारे में हमने भी पढ़ा है, और थोड़ा बहुत इसके बारे में और जान लेते हैं। यहाँ पे है लिंक, ये देखो हाइपर लिंक, इसी को बोलते हैं एंकर टैग, हाइपर लिंक जो भी कहिए। इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है कि इसको कैसे कहाँ पे भेजना है, लिंक पे क्लिक हो तो। एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट, जो इम्पोर्टेंट है बताना। टारगेट यूज करने से क्या होता है कि हम अपने वेबसाइट को बता सकते हैं कि भाई तुमको खुलना कहाँ है, अलग टैब में खुलना है, या फिर जिस भी वेबसाइट पे हो उसी में खुल जाना है, या फिर पेरेंट पे खुलना है, ये सारा चीज यहाँ पे डिफाइन होता है। अगर यहाँ पे ब्लैंक यूज करेंगे तो हमारा वेबसाइट जो है वो अलग टैब में खुलेगा, पेरेंट यूज करेंगे तो अपने पेरेंट पे खुलेगा, अगर पेरेंट नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो खुद पे ही खुल जाएगा। और सेल्फ यूज करेंगे तो खुद पे खुलेगा, टॉप पे यूज करेंगे तो सबसे टॉप पे खुलेगा। तो ये होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ब्लैंक यूज करें, अंडरस्कोर BLANK के ब्लैंक, और यहाँ पे आए, और अगर हम इस लिंक पे अब क्लिक करें तो हमारा वेबसाइट एक अलग जगह खुलेगा, देखो यहाँ पे खुल रहा है, ये हमारा वेबसाइट है, जिसमें अभी कोड कर रहा है लोकल होस्ट वाला। और बगल में हमारा ये वेबसाइट खुला, लिंक पे क्लिक किया, तो ये होता है टारगेट का मतलब। और अगर इसको सेल्फ कर दे तो खुद में खुल जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट भी रहता है, तो बाय डिफॉल्ट रहता है तो हम इसको वैसे डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ही खुल रहा है, अगर हमको अलग खोलना हो तब हम डिफाइन करते हैं, ताकि उसका कोई सेंस भी निकले, ठीक है। तो हाइपर लिंक में ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, बस यही है। और जहाँ तक मुझे लगता है इतना, हाँ इनफ है। एक और आता है मेल टू करके ऑप्शन आता है, मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। मेल टू से होता ही है कि आप मेल कर सकते हो किसी को, अच्छा ऐसा क्या, हाँ मेल कर सकते हो। और इमेज टैग यूज करने से हो, इमेज टैग भी यूज कर सकते हो आप अपने एंकर टैग के अंदर। ऐसा क्या, हाँ कर सकते हो भाई। कभी कभी आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम का फोटो लगा होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो वहां से इमेज इमेज पे क्लिक करते हो तो खुल जाता है, कैसे, उसके लिए इमेज टैग यूज होता है। और इमेज टैग के अंदर भी हमें href अपना src डालना पड़ता है, सोर्स। अभी इमेज टैग के अंदर सोर्स डालेंगे तो कोई हम यहाँ पे इमेज, यहाँ पे एक सर्च करते हैं भाई, चलो। और उसको, इसको करते हैं कॉपी लिंक एड्रेस। देखो मैं बताता हूँ एक और चीज़, यहाँ पे इमेज टैग यूज करना सिखाते हैं। देखो कितना बड़ा लिंक है उस वाले इमेज का, वो हमारे वेबसाइट पे दिखेगा अभी, ये देखो। चलो नहीं भी दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है। ओके, तो हम यहाँ पे href यूज करें क्या। वैसे अभी भी नहीं दिख रहा है, हो सकता है प्राइवेट इमेज हो इसलिए नहीं दिख रहा है। हाँ प्राइवेट इमेज नहीं दिखता है। अगर हम किसी और इमेज के बारे में बात करें, लाइक बॉय एक हम सर्च करते हैं, और कोई बॉय आएगा ना, उसका हम ये कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं, देखो कितना बड़ा हो सकता है। ये तो छोटा है, खैर अभी तो दिख जाए। चलो हमारे वेबसाइट पे एक लड़का दिखने लगा, तो ऐसे आप इमेज यूज करते हो। इमेज टैग के अंदर देखो ये इमेज लिखा है यहाँ से, मैं थोड़ा इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ। हाँ देखो, ये इमेज लिखा है, इमेज टैग के अंदर हमारा इमेज का लिंक रहता है, लिंक डाल दिया और लिंक वैसे में वो दिखने लगा। अब ये कितना भद्दा दिख रहा है, कितना बोरिंग दिख रहा है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक लिंक लगा पड़ा है। इतना बड़ा लिंक होता है क्या, प्रोबेबली हम रखना नहीं चाहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस इमेज को अपने जहाँ भी कोडिंग करें ना, वहाँ पे इसको लेके आते हैं। हम यहाँ पे एक और फोल्डर बनाएंगे जिसमें हम इमेजेस रखेंगे अपना। तो यहाँ पे IMG लिखेंगे या फिर इमेजेस पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। IMAGES, ठीक है, इमेजेस। और इसके अंदर अपना इमेज रखते हैं, ये वाला इमेज आ गया हमारे पास। अब हम इतना बड़ा लिंक ना डाल करके हम अपने डायरेक्ट इस वाला इमेज को यूज कर सकते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से सोर्स में से, और यहाँ पे हम डॉट स्लैश लिखेंगे तो हमारे पास इमेज आ जाएगा, और यहाँ से इमेज आ गया। ये हम कैसे सोर्स डाल रहे हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो मेन मकसद था यहाँ पे इमेज के बारे में बताना। अभी देखो ये इमेज
आ गया। अब देखो हम इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे ना, इमेज के ऊपर देखो यहाँ पे क्या है, कर्सर है, यहाँ पे जाने पे पॉइंट आ जा रहा है, कर्सर पॉइंट, पॉइंट आने का मतलब यहाँ पे क्लिक होगा। तो अभी क्लिक करेंगे तो एक हमारा वेबसाइट खुल जा रहा है। अरे ऐसा कैसे, हाँ ऐसा ही है। कहने का मतलब हमने यहाँ पे किया क्या, एंकर टैग के अंदर हमने इमेज टैग यूज किया, एंकर टैग के अंदर। वैसे अगर इस एंकर टैग के अंदर हम यहाँ पे लिंक ही रहने देते हैं, और लिंक, ठीक है, और हम नीचे आके यहाँ पे इमेज यूज करें, देखो ये इमेज टैग अलग से यूज किया हमने, इसके अंदर यूज नहीं किया, देखो ये बंद हो गया यहाँ पे एंकर टैग, उसके बाद यूज किया इमेज। तो इमेज यहाँ पे यूज करने से क्या होगा कि अब ये क्लिक नहीं होगा, क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है, ये लिंक इधर अलग से आ गया, अब इस पे क्लिक करूंगा तो ये लिंक खुल रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। कहने का मतलब हम यहाँ पे इसके लिंक के जगह पे, जो लिंक लिखा है इसके जगह पे इमेज यूज करेंगे तो वो एंकर टैग में एक लिंक की तरह वर्क करेगा। लेकिन ऐसे नॉर्मली ये इमेज टैग है, और इमेज में हम इमेज दिखा सकते हैं कैसे, एक IMG लिखेंगे तो इमेज टैग होता है। ये भी सेल्फ क्लोजिंग होता है, देखो सेल्फ क्लोजिंग, इसका क्लोज करने का एक अलग टैग नहीं बना है। और इसके अंदर सिर्फ एक सोर्स डाला गया, सोर्स नाम का एक एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर हम इमेज का लिंक डालते हैं कि इमेज भाई पड़ा कहाँ है आपके, किस जहाँ किस जगह से इमेज दिखाना चाहते हैं। तो देखिए हमारे यहीं पे एक फोल्डर बनाया इमेज, इसके अंदर ये इमेज पड़ा है, हमने अभी कॉपी किया। अब हम ऐसा ही कि क्यों करते हैं, मतलब क्यों यूज करते हैं भाई, क्योंकि देखो हम जब यहाँ पे आ रहे थे और अपने वेबसाइट से, अपने नहीं किसी और के वेबसाइट से हम क्या कर रहे थे, कि इमेज का एड्रेस कॉपी कर रहे थे। तो एड्रेस कॉपी करने से हो ये रहा था कि बहुत बड़ा एड्रेस हो जा रहा था उसका, मतलब देखो 4-5 लाइन का हो जा रहा था, कोई कोई इमेज का एड्रेस होता है कि पूरा 10-15 लाइन का एड्रेस रहता है। तो इससे दिक्कत आता है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मात्र हमने 4-5 वर्ड लिखा स्लैश डाल के, थोड़ा बहुत हमारा हो गया काम। तो हमें क्या आसान वाला रास्ता चुनना चाहिए ताकि हमें इजी पड़ता है चीजें करने में। ठीक है, चलो जी। तो इमेजेस के बारे में मैंने अभी बताया शायद आपको, हाँ यही इमेजेस के बारे में। चलो इसका सोर्स है, इसका एक अल्टरनेटिव भी आता है, अल्टरनेटिव। और मैं उस समय जब एट्रीब्यूट बता रहा था उस समय भी बताया था एक अल्टरनेटिव भी आता है। तो अल्टरनेटिव की जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इमेज लिख देते हैं। सपोज करो किसी कारण से मैं ये एड्रेस नहीं दे पाया, ठीक है, जब एड्रेस नहीं दे पाऊंगा तो जो इमेज है वहां पे ऐसा कुछ दिखेगा, दिख रहा है आपको इमेज, बहुत सारे वेबसाइट पे आप गए होंगे तो ऐसे देखे होंगे, ऐसे आपको दिखता है एक आइकन, इसका मतलब वहां पे इमेज है लेकिन वो दिख नहीं रहा। और यहाँ पे लिखा भी यहाँ पे आ रहा है इमेज, वो किसके वजह से आ रहा है, इस अल्ट के वजह से, इस अल्ट की वजह से। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ हेलो, नहीं हेलो तो बहुत हो गया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बॉय, क्योंकि बॉय का इमेज था तो बॉय मीनिंगफुल नाम रखते हैं ताकि समझ में आए। तो देखो बॉय यानी कि ये बॉय का इमेज है, तो और अच्छे से लिख देते हैं बॉय इमेज, जिससे कि पता चले कि यहाँ पे बॉय का इमेज है लेकिन दिख नहीं रहा। दिख क्यों नहीं रहा, क्योंकि हमने यहाँ पे सोर्स नहीं डाला। अगर सोर्स में डाल दो यहाँ पे, हाँ तो अब ये बॉय का इमेज दिखेगा। और वो जो हमारा दिख रहा था टेक्स्ट अल्टरनेटिव वाला, ये नहीं दिखेगा। अल्टरनेटिव का मतलब ये होता है अगर ये काम ना करे, सोर्स काम ना करे, तब ये काम करेगा और ये शो करेगा। फाइन, ठीक है, तो ये आई गेस आपको समझ में आ गया है इमेजेस। अब एक फैब आइकन होता है, ये फैब आइकन के लिए हमें ICO चाहिए होता है। ICO क्या होता है, अभी देखो ये इमेज है तो ये PNG इमेज है, PNG लास्ट में लिखा है, इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये होता है हमारे पास, ये टाइटल के नीचे यानी हेड टैग के अंदर हम इसका यूज करते हैं। हम लिखेंगे लिंक, और यहाँ पे हम फेबी आइकन के ऑप्शन पे आएंगे, मतलब आप मैनुअली लिख सकते हो बट मैं फेबी आइकन टैग लिखना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखो ये href में फेबी आइकन डॉट ICO लिख के आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है ICO। ये तो लिंक है नहीं हमारे पास रेफरेंस में, तो रेफरेंस में अपना लिंक डालते हैं। आपको भी पता है कि यहाँ पे देखो ये रेफरेंस में हमने क्या डाला, लिंक डाला है, तो यहाँ पर भी रेफरेंस में लिंक डालेंगे अपने इमेज का। तो हम यहाँ पे डॉट स्लैश इमेजेस के अंदर जाके इसी इमेज को डालते हैं, PNG को डालते हैं, ICO को नहीं डालते। देखो क्या फर्क होता है इससे। ये देखो छोटा सा आपको यहाँ पे लड़का दिख रहा है, ये वाला, ये वाला लड़का यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है लेकिन बहुत भद्दा दिख रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे ICO यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास तो ICO है नहीं, तो ICO बनाना पड़ेगा जी, आपको ICO बनाना पड़ेगा। आप किसी भी वेबसाइट पर जा करके यहाँ पे लिखेंगे PNG to ICO, तो आ जाएगा यहाँ से PNG, में PNG इमेज को ICO आइकन में कन्वर्ट कर लीजिए और वहाँ से यूज करिए, थोड़ा अच्छा दिखता है इसीलिए। ठीक है, तो ये होता है। और भी मैं से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ मैंने एट्रीब्यूट यूज किया। देखो लिंक तो एक टैग है, लिंक टैग से हम ये काम करते हैं, ठीक है। और रेफरेंस में यहाँ पे आप उसका लिंक डालते हो इमेज का। टाइप क्या है, तो टाइप हम डालते हैं यहाँ पे इमेज है और एक्स आइकन है, आइकन है इमेज का टाइप।
ठीक है, ये टाइप बताता है। और यहाँ पे ये रेफरेंस में हम क्या दे रहे हैं, वो एक शॉर्टकट आइकन है। बस सिंपल सा एट्रीब्यूट है कुछ, जो डालना इंपॉर्टेंट होता है, अगर इनमें ना डाले तो वो शो नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि डिफाइन करना होता है ना भाई, इस लिंक में आप क्या डालना चाहते हो, ठीक है, तो वो इसके अंदर डिफाइन होता है। चलो, पेज टाइटल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। पेज टाइटल, ये टाइटल यहाँ पे लिखा जाता है, देखो ये टाइटल हेड के अंदर है, जो कि हमने पहले ही बात कर ली थी। ये टाइटल यहाँ पे लिखा गया, देखो टाइटल में HTML लिखा है, और ये टाइटल यहाँ पे सो रहा है HTML। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिस्ट के बारे में, फिर टेबल के बारे में बात करेंगे। लिस्ट क्या होता है? देखो बहुत सारे वेबसाइट पे क्या होता है, लिस्ट दिखाया गया होता है। लिस्ट दिखाया गया हो, ये क्या होता है? दिखाता हूँ भाई, फिर पता चलेगा ना तुमको क्या होता है। अभी देखो, दो तरह के लिस्ट होते हैं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है अनऑर्डर। अब ऑर्डर ऑन ऑर्डर में क्या फर्क है? ऑर्डर में क्या होता है कि हमें नंबरिंग मिलती है, लाइक 1 2 3 4 ऐसे नंबर करके लिस्ट लिखे गए होते हैं। और ऑन ऑर्डर में क्या होता है? बस डॉट 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 या फिर कुछ अलग आइकन बना करके लिखा गया होता है बिंदु के तौर पे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट UL। और इसके अंदर हम LI लिखेंगे, LI यानी कि लिस्ट आइटम। और लिस्ट आइटम लिखेंगे हेलो, और इसी को रेप्लिकेट कर देंगे नीचे तक। सेम चीज को हम कॉपी करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ यू के जगह पे ओ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट। देखो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे यूएल है और यहाँ पे ओएल है। यूएल का मतलब ऑन ऑर्डर्ड लिस्ट, और ओएल का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। अभी डिफरेंस आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो, ये हेलो किस में लिखा गया है? डॉट 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 ऐसे बिंदु करके लिखा गया। और ये हेलो कैसे लिखा गया है? चार, इसमें 1 2 3 4 नंबरिंग हुआ है। तो नीचे वाला जो ऑर्डर लिस्ट दिख रहा है, इसमें क्या होता है, नंबरिंग आती है, और इसमें नंबरिंग नहीं आती है। सिंपल सी बात है, लिस्ट यही है, हो गया। अभी लिस्ट का यूज क्यों करते हैं? किसी आइटम को दिखाने के लिए, या फिर हम जब नैप बार बनाते हैं उसमें भी यूज होता है ये। ठीक है, चलो इसमें ये हो गया लिस्ट, बकवासी किया होगा। थोड़ा टेबल के बारे में बात करते हैं, टेबल के अंदर क्या होता है। तो टेबल को थोड़ा सा हम टाइम देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, 5 मिनट देंगे इसको, ठीक है, उतना भी बड़ा नहीं है बात। मैं थोड़ा समझा दूँ एक टेबल लेकर के। टेबल लिस्ट, चलो जी, हम इसका इमेज एक लेते हैं और समझते हैं टेबल क्या होता है, कैसे होता है। इसको हम करेंगे, इसको कॉपी, और अपने यहाँ पे इमेज के अंदर करेंगे इसको पेस्ट। तो हमें यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, यहाँ पे इमेज बहुत भद्दा है। चलो कोई ना, देखो यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है, इसमें रॉ और कॉलम, आपको पता होगा क्या होता है। देखो ये ऊपर से लेके नीचे तक ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ऐसे कॉलम्स बने हुए हैं। वैसे ही रो बने होते हैं, देखो ये पहला रो, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ऐसे बहुत सारे, यहाँ पे बहुत लंबा रो है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पहला रो है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा, यहाँ से यहाँ तक तीसरा, ऐसे करके ये रो बने हुए हैं। और ऐसे जो आपको वर्टिकल दिख रहा है वो हमारे कॉलम्स है। ठीक है, और ये जो एक पर्टिकुलर आपको डब्बा छोटा सा दिख रहा है ना, जिसके अंदर कुछ कुछ लिखा है, उसको सेल बोलते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, और हेडिंग बना हुआ, देखो यहाँ पे आइटम्स आइटम्स, यहाँ पे मैनचेस्टर लिखा है, यहाँ पे एडिनबर्ग, उतना साफ दिख नहीं रहा मुझे, यहाँ पे चेस्टर, ये पता नहीं क्या लिखा है, बहुत भद्दा है ये। मुझसे बर्ग, उतना साफ दिख नहीं रहा। तो ये हमारे हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स, ठीक है। और उसके अंदर यहाँ पे डेटा फिल किया गया, समझ में आ गया? चलो अब हम कोड कर सकते हैं। देखो, तो टेबल के लिए हम क्या करते हैं, टेबल लिखते हैं, टेबल। ठीक है, और टेबल टैग के अंदर हम टेबल बना सकते हैं। क्या बात है भाई, इतना सिंपल है? हाँ जी, इतना सिंपल। इसके अंदर हमें पहले क्या बनाना होता है, पहले हम उसका हेडिंग बनाते हैं। देखो पहले क्या था, हेडिंग था। अब यहाँ पे देखो, अ, ये, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पे पहले हेडिंग था। ये ऊपर क्या है, पहले हेडिंग, तो पहले हेडिंग ही बनाएंगे ना, हाँ। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे टेबल हेडिंग। ठीक है, या फिर पहले हम टेबल रो बनाते हैं, सॉरी टेबल रो बनाते हैं, टेबल रो। और फिर हम टेबल हेडिंग बनाएंगे। टेबल टेबल रो क्यों बनाते हैं, देखो। ओ भाई, तू कहाँ से खुल गया? देखो पहले तो हम ये रो बनाएंगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद ना एक एक डब्बा यहाँ पे बनाएंगे। हाँ सही बात है, पहले ये ऐसे बनाएंगे, एक मतलब एक रो बनाएंगे, और उसके अंदर हम एक एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलो, तो टेबल रो बनाते हैं, ठीक है, TR से। और इसके अंदर हम लिखते हैं टेबल हेडिंग, TH, टेबल हेडिंग। तो पहला हेडिंग क्या बनाते हैं, नेम बनाते हैं, नेम यानी नाम, किसका नाम, किसी का नाम होगा। और इसके अंदर हम और चीज़ बनाते हैं, लाइक हम यहाँ पर रोल नंबर बनाते हैं, सिर्फ रोल नंबर लिखते हैं।
उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं क्लास, कौन सी क्लास में होगा ये। ठीक है, 3 ही बनाते हैं अभी तो। और ये हमारा हेडिंग हो गया, तो कैसे दिखेगा हेडिंग अपने वेबसाइट पे चल के देखते हैं। ये देखो, आपको दिख रहा है यहाँ पे नेम है, रोल नंबर है और क्लास, 3 चीज़ दिख रही है। चलो अब हम इसका डेटा फिल करते हैं। सपोज हम मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। तो अब हम ये टेबल रो तो बना रहे हैं, लेकिन ये टेबल हेडिंग नहीं है। हम यहाँ पे टेबल क्या कर रहे हैं, टेबल डेटा फिल कर रहे हैं। टेबल डेटा यानी कि हेडिंग के बाद क्या आता है, टेबल डेटा आता है। टेबल डेटा, टेबल डेटा। ये देखो, टेबल बनाना थोड़ा मुश्किल लोगों को लगता है, क्योंकि बहुत कोड लिखना पड़ता है, लेकिन है बहुत आसान। कहने का मतलब दिखने को हाथी है, लेकिन चींटी के बराबर दम है इसके अंदर। देखो कैसे, ये टेबल आपको दिख रहा है पूरा, टेबल टैग के अंदर बस हमने एक ये बताया, टेबल हेडिंग, सॉरी टेबल रो बनाया है। और टेबल रो के अंदर हमने टेबल हेडिंग बनाया। फिर ये टेबल रो बनाया, टेबल रो के अंदर टेबल डेटा फिल किया। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल रो बनाएंगे और इसके अंदर हम टेबल डेटा बनाएंगे। ठीक है, इसको थोड़ा मैं पहले ऐसा कर दूं। इसके अंदर हम लिखते हैं अभी, हमारा अपना नाम लिखते हैं और इसको कॉपी करते हैं नीचे, और यहाँ पे लिखते हैं अपना रोल नंबर, कुछ भी लिख देते हैं। यहाँ पे हम अपना क्लास लिखते हैं, जो भी होगा। लाइक आप एम टेक, बी सी एम सी ए, कुछ भी आप कर रहे हो अपना लिखिए। यहाँ पर भी अपना नाम लिखते हैं, लाइक कुछ भी। ठीक है, अपना रोल नंबर जैसा आपको पता, मतलब ये डेटा हम ऐसे ही बस फिल कर रहे हैं। सपोज करिए, मतलब बस दिखाने के लिए तो हमने डेटा फिल किया और वहाँ पर दिख रहा है। देखो, नेम आनंद कुमार, रोल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे अपना क्लास दिख रहा है। वैसे ही अभी है, उसका रोल नंबर दिख रहा है, एम टेक उसका क्लास दिख रहा है। ऐसे आप बना सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करते जाओ इधर से, तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा। देखो इतना बड़ा बन गया। ये डिपेंड करता है, आप ऐसे टेबल बना सकते हो और कितने भी रो बना सकते हो। अभी रो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेबल हेडिंग बनाना पड़ेगा ना। एक टेबल और हेडिंग बना देते हैं, टेबल हेडिंग। और इसमें हम क्या लिख देते हैं, पास फेल लिख देते हैं, कि लड़का पास हुआ या फिर फेल हुआ। लिखते हैं पास, पास। अगर पास हुआ होगा तो हम यहाँ पे डेटा में आएंगे और टेबल डेटा में फिल करेंगे यस। और यहाँ पे हम आएंगे टेबल डेटा में फिल करेंगे, 1 सेकेंड, टेबल डेटा। इसको नीचे ले लेते हैं ना, अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे लिखते हैं नो। क्या नो लिख दूँ, नहीं भाई मैं भी, यानी कि जो भी बंदा है उसको पास करा देते हैं यार, किसी को फेल नहीं कराते। देखो तो एक और बन गया हमारे पास पास, और नीचे हमारा यस यस आ रहा है, पास है भाई, क्या बात है। तो टेबल बनाना तो हम सीख गए, क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तो टेबल बनाना हम सीख चुके हैं। चलो, तो टेबल तो सिंपल बनाना सीख गए। इसके अंदर कुछ चीजें हैं, जैसे टेबल बॉर्डर है, टेबल साइज है, टेबल का हेडर है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। और पैडिंग स्पेसिंग के बारे में देखेंगे। लेकिन पैडिंग और स्पेसिंग मुझे लगता है सीएसएस के थ्रू करें तो अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बता दूंगा मैं थोड़ा बहुत। चलो कॉल स्पेन और रॉ स्पेन देखते हैं पहले। कॉल स्पेन और रॉ स्पेन, सपोज ऐसा करो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा बीटेक और एमटेक है, ये दोनों एक ही में मर्ज हो जाए और एक बड़ा सा डब्बा बन जाए, और उसके अंदर से बीटेक दिखे। पॉसिबल है? कहने का मतलब अभी इन दोनों का क्लास सेम रहेगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं ना। हाँ, कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फिर? करना कुछ नहीं पड़ेगा, जहाँ पे डेटा फिल कर रहे हैं ना, यहाँ पे आएंगे बीटेक के पास, और यहाँ पे लिखेंगे अपना कॉल स्पेन, क्योंकि हम कॉलम का स्पेन कर रहे हैं, स्पेन यानी कि उसको मर्ज करना है। और दो लिख देंगे, जिसके वजह से ये एमटेक, और एमटेक को यहाँ से हटा देंगे। तो अब ये हमारा बिल्कुल दिखेगा वैसे ही। देखो ये बीटेक दिख रहा है, और बीटेक के बाद ये हमारा, 1 सेकेंड, हमने यहाँ पे कॉल स्पेन नहीं करना है, रॉ स्पेन करना है ना जी। रॉ स्पेन, रॉ स्पैन क्यों करना है, क्योंकि हम ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, ऊपर और नीचे। हाँ अभी देखो, अभी सही हो गया। देखो क्लास में सिर्फ बीटेक दिख रहा है अब, क्लास में सिर्फ बीटेक दिख रहा है, और दोनों के लिए है ये। और ये यस, अपना यस, पास में यस दिख रहा है। तो ऐसे कर सकते हैं, देखो ये दोनों के जगह पे बीटेक दिख रहा है। चलो ऐसी बात है। अब अगर हम क्या चाहें कि जो पास है, अगर दोनों पास है तो दोनों के लिए एक सिंगल यस दिखा दिखा सकते हैं क्या? हाँ दिखा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, जैसे हमने बीटेक किया वैसे ही। तो हम यहाँ पे अभी पास के पास जाएंगे, और नहीं, पास के पास नहीं, यस के पास जाएंगे। और यहाँ पर भी लिखेंगे रॉ स्पेन, और यहाँ पे दो लिख देंगे, दो को रॉ स्पेन करना है, और यहाँ से ये यस हटा देंगे। मतलब अगर हमें जिसका स्पेन करना है ना, तो एक ही में डेटा फिल करेंगे। दूसरे वाले जो हमारा होता है
टेबल डेटा, उसके अंदर डेटा फिल नहीं करेंगे, एक ही डेटा से काम चल जाएगा। और यहाँ पे हम जितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 2 डेटा को, मतलब 2 सेल को मर्ज करेगा, 3 लिखेंगे तो 3 को मर्ज करेगा। अभी देखो ये पास का हमारा यस दिखा रहा है सिंगल, दोनों के लिए, और क्लास भी बीटेक है दोनों का। ठीक है, समझ गए? तो ये हमारा, हाँ, तो रॉ स्पेन। अब कॉलम स्पेन क्यों करते हैं? कॉलम स्पेन बहुत ही रेयर होता है वैसे। मतलब कॉलम स्पेन का तो ज़्यादा यूज़ नहीं आता, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। सपोज करो कि मैं यहाँ पे रोल नंबर इसका नहीं दिखाना चाहता, नाम और रोल नंबर दोनों एक साथ दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा आनंद के पास और यहाँ पे लिखूंगा रॉ स्पेन, सॉरी कॉल स्पेन लिखूंगा, कॉल स्पेन और 2 लिख दूंगा। लेकिन कॉल स्पेन हो रहा है तो अभी ये क्या है, 2236 इधर घसक जाएगा, मतलब सरक जाएगा। इसको हटाना पड़ेगा ना, तो इसको हटाएंगे तो अच्छे से सब दिखेगा, क्योंकि उसका डेटा तो हम ये आनंद ही दिखाना चाहते हैं, तो अभी इधर आ गया। अभी देखो ये नेम और रोल नंबर की जगह पे क्या है, रोल नंबर हट गया और सिर्फ आनंद दिख रहा है यहाँ पे पूरा दोनों की जगह पे। और ये क्लास की जगह पे हमारा बीटेक दिख रहा है, पास की जगह पे दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया कॉल स्पेन और ये हो गया दोनों हमारा रॉ रॉ स्पेन। ओके, क्लियर है? मैं इसको थोड़ा विजुअली दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा देख लो कैसे होता है। देखो, देखो ये नेम है, ये दोनों हमारा कॉलम को, कॉलम का जगह ले रहा है, तो ये हमारा कॉल स्पेन है। और ये अप्रैल जो लिखा हुआ है, ये 1 2 3 3 रॉ का स्पेस ले रहा है, तो ये रॉ स्पेन है। ठीक है, समझ गए? चलो अभी टेबल बॉर्डर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। क्या है कि हमारे टेबल के अंदर बॉर्डर नहीं दिख रहा है, तो हम थोड़ा बॉर्डर लगा के देखते हैं भाई। ठीक है, तो हमें क्या है, टेबल के अंदर, टेबल हेडिंग और टेबल डेटा के अंदर हमको बॉर्डर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टाइलिंग का काम है। स्टाइलिंग का काम कहने का मतलब, जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो हम इसको बेटर तरीके से समझ सकते हैं, हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलेगा ना? हम बॉर्डर तब लगाएंगे जब सीएसएस पढ़ेंगे। ओके, तो मुझे लगता है टेबल के अंदर बस ये रॉ स्पेन और कॉल कॉल स्पेन जो था, यही बताने का वाला था। बाकी ये सब सीएसएस का पार्ट है, मतलब पढ़ तो अभी भी सकते हैं, लेकिन सीएसएस के साथ पढ़े तो बेहतरीन तरीके से समझ में आता है। लिस्ट हमने पढ़ लिया है, इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अब हम बात करते हैं। इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? अ, ऐसा समझ लो कि ये हमारा लैपटॉप का हेलो दिख रहा है ना, ये सिर्फ इतना ही स्पेस लिया है, लेकिन क्या ये यहाँ से लेकर, मतलब लेफ्ट से लेकर पूरा राइट तक स्पेस लेगा? हाँ लेगा भाई। ये पता कैसे चलेगा? तो इसको कंट्रोल शिफ्ट आई करो या फिर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, और यहाँ पे ये हमारा सिलेक्टर है, सिलेक्ट करो और देखो ये क्या दिख रहा है हेलो पे क्लिक करने पे। ओ माय गॉड, ये तो पूरा लिख, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा स्पेस लिया है। हाँ, इसीलिए ये एक हेलो छोटा तो दिख रहा है, लेकिन दूसरा हेलो उसके नीचे आया, तीसरा हेलो उसके नीचे। वैसे ही यहाँ पे देखो, ये कुछ एलिमेंट है, जैसे ये हेलो है, ये हेलो यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है, ये भी छोटा सा दिख रहा है, ये भी छोटा सा दिख रहा है। लेकिन ये लॉग जो है, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, पूरा लास्ट तक दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये एक्स स्क्वायर भी पूरा दिख रहा है। क्या डिफरेंस है भाई? क्या ये लोचा है? कोई बड़ा दिख रहा है, कोई पूरा छोटा दिख रहा है, ऐसे कैसे? तो कहने का मतलब ये है, ये कुछ चीजें होती हैं जो पूरा स्पेस लेती है, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, भले ही वो छोटा हो। बोलते नहीं है, कुछ लोग समाज में होते हैं जो क्या करते हैं, भले उनका कद बहुत छोटा होता है लेकिन बोलते बड़ी बड़ी बातें हैं, वैसे ही है। ये हेलो बहुत छोटा सा है, लेकिन बोल इतना रहा है कि मेरे को पूरा जगह चाहिए यहाँ से यहाँ तक। तो ऐसे एलिमेंट को हम बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मतलब ब्लॉक कर देता है, समझ लो ऐसा, ब्लॉक कर देता है रास्ता, बोलता है कि नहीं मैं पूरा लूंगा स्पेस। ठीक है, और इनलाइन एलिमेंट क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जो अपना एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे मिडिल क्लास है, एडजस्ट करते रहता है, हमेशा एडजस्ट करते रहता है। जैसे ये है, ये देखो, ये कुछ हलो लिखे हैं, जैसे ये हलो देखो, जितना इसका हलो है उतना ही स्पेस लिया है, ये भी हलो जितना इसका हलो उतना स्पेस लिया है। इसलिए यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, 5 हलो बहुत ही कम जगह में फिट हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, एक हलो इतना लिया है, दूसरा हलो इतना, तीसरा ऐसे, चौथा, मतलब ये पूरा स्पेस ले रहे हैं। और ये नीचे वाला क्या कर रहा है, ये अपना छोटा छोटा स्पेस लेके फिट हो गया है। तो जो छोटा छोटा स्पेस लेके फिट हो गया ना, ये इनलाइन एलिमेंट है और ये ब्लॉक एलिमेंट है। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलता है आपको धीरे धीरे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लिस्ट इसका आता है, लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पे 1 सेकेंड, रेफरेंस में देता है टैग लिस्ट एट्रीब्यूट। चलो टैग लिस्ट के अंदर देखते हैं, यहाँ पे आना तो चाहिए। हाँ, ये देखो टैग का पूरा लिस्ट बना के दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर आई थिंक, हाँ ये पूरा टैग बना के दिया है, बट यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने अलग अलग नहीं किया है।
चलो कोई बात नहीं, हम खुद से देख लेते हैं ऊपर चल के। रेफरेंस से आते हैं बाहर। टैग लिस्ट। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहीं पे देख लेते हैं। देखो, ये हमारे एलिमेंट्स जो कुछ दिख रहे हैं, कम है, लेकिन यही एलिमेंट है जो ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक कहने का मतलब, जैसे हमने यहाँ पे H1 यूज किया हुआ है, इसके अंदर H1 देखो, H1 से लेकर H6 तक ये पूरे क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट मतलब पूरा स्पेस लेगा। तो हमने अभी कोड में दिखाया कि जो हमने हलो लिखा था, ये वाला ऊपर गया, हाँ ये 6 जो हल थे, ये ब्लॉक एलिमेंट थे, और यही एलिमेंट ये वाला है जो पूरा स्पेस ले रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये फर्स्ट सेकंड, ये 6 जो एलिमेंट है, यही वाले हैं। और ये हमारे H1 है जो कि ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाला ये लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको पता लग जाता है कि कौन ब्लॉक है कौन नहीं है। यहाँ पे डिव है, डिव भी हमारा ब्लॉक रहता है। पैराग्राफ जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में यूज किया है, ये वाला पैराग्राफ देखो, ये इस पैराग्राफ, इसके अंदर कुछ भी आलतू फालतू लिखा हुआ है, ये वाला ये भी हमारा क्या है, वो ब्लॉक है। देखो पूरा स्पेस लिया है। तो ब्लॉक और इनलाइन आपको समझ में आ गया है, चले आगे। ठीक है, चलते हैं। अब बात करते हैं हम डिव के बारे में। आई थिंक हमें ब्रेक थोड़ा लेना चाहिए। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ज़्यादा ब्रेक नहीं, बस 1 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर हम डिफ से बात करेंगे आगे। ठीक है, वैसे हमारा आधा खत्म हो गया है, HTML थोड़ा ही बचा है। तो और मेरे ख्याल से आधा 1 घंटे की क्लास चलेगी। तो अभी 2 मिनट का हम पानी का ब्रेक लेते हैं। ओके, वाटर ब्रेक। और उसके बाद आते हैं। ओके।